नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी का उपन्यास स्वर्णलता का 8वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। किंतु मुक्त केशी के घर का अन्न जल स्वर्णलता को कितने दिनों के लिए उठा था, यह इतिहास जानने के लिए तो दूसरा ही अध्याय है। गर्चे सुवर्ण के जीवन की वहीं की पक्की जिल्दबंदी तो दूर, वह तो बिल्कुल अनबंधी ही है। उसके ढीले ढाले पन्ने इधर उधर बिखरे हैं, उड़ते फिरे हैं। फिर भी उसे विदा कर देने के अध्याय को ढूंढकर यह पता चलता है कि दरवाजे पर बग्गी के रुकने की आवाज़ सुनकर अंदर से स्वर्णलता के पिता नव कुमार बनर्जी बाहर निकले। गोरा चिट्टा रंग, सबरा हुआ गठन, सिर के केश कच्चे से पक्के बालों की संख्या कहीं ज़्यादा, पहनावे में फतूही विद्यासागरी चप्पल। कभी किसी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घरघुस आदमी बाहर कम ही निकलते हैं। दिन भर घर बैठे बहू के ओर टिकटिक और पोते को दुलार करते हैं। निकलने के नाम पर सौदामनी के यहाँ जरा घूमने जाते हैं। बूढ़ी विधवा नव कुमार की दीदी है, दूर के नाते की। बड़े बड़े दुख झेलकर और बहुत बहुत कर्मों का क्षय करके जीवन के अंतिम दिनों में सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला था, वह भी नहीं रहा। बूढ़े चल बसे। किंतु सौदामिनी की जो उम्र है उसमें वैधव्य ही स्वाभाविक है। किंतु बड़े कष्टों के बाद अभी अभी तो पति पाया था। सारा कुछ तो उसकी सौत ही दखल किए हुए थी। पति गए, सौत भी गई। अब सौत के बाल बच्चों और बेटी दामाद के साथ अकेली गृहस्थी करती है। नवकुमार इसी गृहस्थी को देखकर परितृप्त होते हैं, इसलिए दौड़े दौड़े आया करते हैं। इस गृहस्थी पर पुराने की छाप है, इसलिए कि सौदामिनी के ही हाथ की गढ़ी हुई है। जो सौदामिनी नव कुमार की दीदी है। नव कुमार के घर में उनकी पोतहू की रुचि ही पसंद की विजय ध्वजा है। उस पसंद उस रुचि से नव कुमार के मन का मेल नहीं बैठता, परंतु बहू का ही क्या कसूर है। ससुर जैसी रुचि पसंद वह कहाँ से पाए। सास को उसने आंखों देखा भी है। ब्याह करके आई और दुल्हन से ही गृहिणी बन जाना पड़ा। अपने दो छोटे हाथों से संसार त्यागनी सास के संसार को उठा लेना पड़ा। संसार भी तो छोटा ही है। ससुर देवर पति, लेकिन छोटा है इसलिए हल्का है, सो नहीं। पाषाण का भार। मौत में से जो उत्तराधिकार मिलता है वह सहज होता है, कोमल होता है, किंतु यह तो वैसा नहीं। इस संसार की मालकिन स्वेच्छा से घर छोड़कर चली गई। लड़की के ब्याह की सारी तैयारी हो चुकी थी कि बेटी के ब्याह के कारण यह आफत आ गई। ठीक जिस दिन होना था उस दिन बेटे का ब्याह नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्योंकि सास सत्यवती यह संबंध कर गई थी। ससुर ने उस इच्छा को प्रमुखता दी। बहू सुधीर बाला, लड़की बुरी नहीं, किंतु नवकुमार मानो से स्नेह की नज़र से नहीं देखते। वह सगुन असगुन पर विश्वास करते हैं। छीक, बिछौती की टिकटिक, मंगलवार, हर कुछ पर परम विश्वास है उन्हें। आज भी उन्होंने पंजिका के पन्ने पलटकर देखा था कि कै बजे से कै बजे तक मूली नहीं खानी चाहिए। अचानक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ इसी दरवाजे पर रुकी। पंजिका को ताक पर रखकर वह झट से बाहर निकल आए और हाँ किए ताकते रहे कि बहुत ही अपरिचित और बहुत ही परिचित एक नारी मूर्ति गाड़ी से उतर रही है। कौन है वह? नव कुमार आंत्रनाद से कर उठे। इतने बूढ़े हो गए इसलिए दृष्टि का इतना भ्रम नहीं। नव कुमार इसलिए आंत्रनाद कर उठे। यह विचलित सा भाव जरा ही देर को रहा, दूसरे ही क्षण भाव बदल गया। विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखा। किराए की वह गाड़ी जिसे चक्रा गाड़ी कहते हैं, उस स्त्री को उतार रहकर ही घड़घड़ाती हुई लौट गई। गरज की जो उसे पहुंचाने आया था वह नहीं उतरा। वह बैरंग वापस हो गया, मतलब कि उसे निर्वासन दे गया। क्या मतलब? परम आकांक्षित मूर्ति का यह कैसे अनाकांक्षित रूप में प्रवेश। उसने आकर पांव की धूल ली, सिर और नजर झुकाए उस कन्या को नव कुमार गले लगा ले। हाहाकार करके कह उठे, हे सुवर्ण, तू अब आई जब तेरे बाप का सब गया ना, नहीं कर सके वैसा। उस सहज स्नेह उच्छ्वास के उस पर पत्थर रखकर स्वर्ण के उस पार का खेवैया जा चुका है। उस चले जाने के चेहरे में ही शायद स्वर्ण के दुर्भाग्य की छाया है। इसलिए नव कुमार निर्जीव से खड़े रहे और पूछा, कौन स्वर्ण, माजरा क्या है? मायानी, यहाँ रहना चाहती हूँ। प्रणाम करने वाली अब नव कुमार के आमने सामने खड़ी हो गई। स्थिर स्वर में बोली, मैं और कुछ नहीं चाहती बाबूजी सिर्फ यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ रहना चाहती हूँ? यह कैसी गड़बड़ प्रार्थना?
ब्याह के बाद से इतने वर्षों तक जिसका दर्शन तक नहीं नसीब हुआ, जिसके लिए जाने कितने दिन कितनी रातें प्राणों में हाहाकार करता रहा, इधर तो जिससे मिलने की आशा ही बिल्कुल छोड़ दी थी और सच पूछिए तो जिसे भुला ही बैठे थे, वही लड़की एकाएक आकर पैरों पर पड़कर बोल रही है मुझे आश्रय दीजिए। कहती है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और कलाई में शाखा है, मांग में सिंदूर है, गहनों से दमकती मूर्ति। यह भी नहीं कि भाग्य फूटा हो। विहल नव कुमार ने लड़खड़ाते गले से कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ स्वर्ण। समझ नहीं सकोगे बाबूजी, स्वर्ण वैसे ही स्थिर स्वर में बोली। बाद में सब समझ लोगे, अभी से ही मत समझना चाहो, फिर बताऊंगी, हाँफते हुए स्वर्ण ने कहा। किंतु नव कुमार तो कह सकते थे, छोड़ो भी बिटिया, तुझे कुछ नहीं कहना, तू आ गई मेरे लिए यही बहुत है। तेरा चांद मुख जाने कब से नहीं देखा, शायद हो कि मर ही जाता, भगवान ने शायद दया करके ही तुझे ला दिया। कह सकते थे, बेटी को स्थिर होने का समय दे सकते थे, पास बिठाकर बदन पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यासे पिता के हृदय की व्याकुलता प्रकट कर सकते थे, पर नव कुमार ने वह नहीं किया। वह कैसे तो डर से गए और उसी डर की ताड़ना से सदा की जैसी आदत है दीदी को बुलाने दौड़े। सौदामिनी नव कुमार की अवश्य अपनी दीदी नहीं फुफेरी है, परंतु पति के होते हुए भी विधवा बनी दिनों तक मामा की यहाँ, इसलिए नव कुमार का दीदी के बिना नहीं चलता। नव कुमार की जब उम्र कम थी और उन्हें भी प्राय जमाई के स्त्री के लिए समस्या का अंत नहीं था, बलबुद्धि और भरोसे से इसी दीदी ने ही उन्हें बचाया, लेकिन अंत तक नहीं बचा सकी सौदामिनी। स्वर्ण के ब्याह के सिलसिले में एक असीम धिक्कार से सत्यवती ने जब घर छोड़ दिया, उस समय अंत तक सौदामिनी ही तो साथ थी, पर उसे वापस नहीं लौटा सकी। लेकिन लौटाने की कोशिश ही क्या की थी उन्होंने? हाहाकार करके नवकुमार ने दीदी से यह पूछा था। नहीं ला सकी, नहीं ला सकी, तुम्हारी चेष्टा भी विफल हुई। शुद्ध हंसी हंसकर सौदामिनी ने कहा था, वह कहूँ तो झूठ बोलना होगा नोबू, सच तो कहना होगा कि चेष्टा मैंने नहीं की। नहीं की चेष्टा? ना। उसके चेहरे से ही समझ गई थी कि कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। विश्वासघातक पति की गृहस्थी वह नहीं करेगी। कहने से तुझे दुख होगा, तू कभी भी उसके योग्य था ही नहीं, फिर भी पति के नाते प्यार करती थी, श्रद्धा भक्ति करती थी, तूने वह गंवा दिया। वह तुझे निकम्मा अमानुष जो भी सोचती रही हो, पर यह कभी नहीं सोचा कि तू उसे ठगेगा, और तूने वही काम किया। फिर किस मुँह से उससे कहती? सौदामिनी ने यह कहा था, इसके बावजूद नवकुमार ने दीदी की शरण नहीं छोड़ी। सौदादी के सहारे ही पतवार टूटी नाव को ठेलते किनारे ले आए थे। अब सौदामिनी को भाई की गृहस्थी नहीं देखनी पड़ती, बेटे की बहू देखती है, पर किसी का जरा सा सिर दुखा कि दौड़कर आना पड़ता है। इसके सिवा लक्ष्मी षष्ठी, मनसा माँ का इतु, मंगल चंडी इत्यादि घर का जो भी नियम लक्षण तीज त्योहार है, उसका भार सौदामिनी ही ढोती है। और सच पूछिए तो इस घर की अभिभाविका का पोस्ट सौदामिनी का ही है। अतएव कन्या के इस आकस्मिक आविर्भाव से भी त्रस्त आतंकित नवकुमार सौदादी को ही बुलाने के लिए दौड़े। बेटी को ठीक से बैठने के लिए भी नहीं कहा, सुवर्ण को बैठने के लिए कहा। साधन की स्त्री सुधीर बाला ने, वह उसके पास गई, हाथ पकड़कर कहा, ननद जी आओ, हाथ मुंह धो लो। बहू अप्रतिम आपे में, वह ससुर की नहीं डरी नहीं, समझा कुछ झगड़ा झंझट हुआ होगा। अपनी शादी के बाद उसने ननद को आंखों से तो नहीं देखा, किंतु उसके बारे में सुना है, काफ़ी कुछ सुना है। ननद के भाइयों से, फूफी सास से, कभी कभी ससुर से ज़्यादातर अपनी बेटी अन्नो की तुलना करते हुए। नवकुमार उठते बैठते अन्नो का दोष देखते हुए कहते हैं, तेरी फूफी तो ऐसी नहीं थी। पोता नवकुमार की आंखों का तारा है, पोती नहीं। पोती में शायद वह बहुत दिन पहले की एक लड़की को खोज निकालना चाहते हैं, जो इस घर में तमाम जोत के कण की तरह बिखरी हुई थी। गोल गोल सी नाटी नाटी सांवला रंग, अन्नों में उसकी झलक कहाँ, इसलिए खींचते हैं। नवकुमार पहले इस घर में किराएदार थे, आगे चलकर मकान मालिक ने से इसे खरीद लिया। क्यों, क्या पता है। साधन का जरा भी ख्वाहिश नहीं थी कि पैसे खर्च कर इस खड़े पड़े मकान को खरीदा जाए। मकान की भी कमी है, भात छीटो तो कौवे की कमी। बाप से बाती हो रही थी। सौदामिनी ने ही रोका, उसे बुलाकर ओठ में कहा, समझते नहीं हो बेटे, इसी घर में तेरी माँ रही है ना, घर गृहस्थी की है। सच पूछो तो इसमें तमाम तुम्हारी माँ विद्यमान है। इस घर को छोड़ देने से उसकी याद ही पूछ जाएगी। नौबो शायद इसलिए जी जान से। साधन सदा का शांत गंभीर है, उसने गंभीर होकर ही कहा, माँ के प्रति खास कुछ वो तो नहीं दिखलाते। माँ की चर्चा आते ही तो वह जल भुन उठते हैं और रात दिन गालियाँ देते रहते हैं। सौदामिनी इस पर हंसी थी।
बोली, तू लड़का है, तुझे क्या समझाऊं, लेकिन शादी हो गई है ना, अब आप ही समझेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और मेरे ही जीवन को देख ले। सौदामिनी का जीवन वास्तव में देखने योग्य तो है। एक युग तक पति त्यागिनी होकर मामा मामी की गृहस्थी में उसकी हड्डियों में दुबे उगी। पति दूसरी पत्नी के साथ सानंद घर करते रहे। हठात एक दिन चक्का घूम गया। बीमार सौत की गृहस्थी संभालने में सौदामिनी पति के संसार में फिर से प्रतिष्ठित हुई उनके बच्चों की भीड़ का बोझा संभालने के लिए। उसके बाद तो पति बड़ी पत्नी से ही हिल गए, बड़ों के लिए व्याकुल रहने लगे। कहा, अरे पहला प्रेम चीज ही कुछ और है बड़की। यह सब साधन की आंखों के सामने ही हुआ। इसलिए सौदामिनी अपने जीवन का दृष्टांत देती है। कहती है, तेरे बाप के मन को मैं समझती हूँ। यह नवकुमार भी जानते, इसलिए मन की बात का भार लिए दीदी के यहाँ दौड़ते हैं। आज भी दौड़े। इसलिए सुधीर बाला ने स्वर्ण का हाथ पकड़ा। स्वर्ण ने लेकिन उस हाथ पर हाथ नहीं रखा। वह यूं ही झाड़ झुड़ कर उठी। बोली, तुम ही बहू हो क्या? सुधीर बाला ने अपनी गर्दन एक और झुका ली। स्वर्ण अपने बचपन की इस लीला भूमि को ताक ताक कर देख रही थी। हाथ बदल जाने से चीज वस्तु की जगह बदल गई, परंतु ईंट काट तो ज्यों की त्यों है। उस झरोके के नीचे बैठकर स्वर्ण की माँ किताब पढ़ा करती थी। यहाँ इस कोने में बैठकर तरकारी काटती थी। और दुतल्ले का वह छोटा सा कमरा, जहाँ इसलिए तख्त डाला गया था कि स्वर्ण और उसकी माँ सोएगी। साधन का ब्याह हो जाने पर वह अच्छे कमरे में सोएगा। बगल के छोटे से कमरे में स्वर्ण को लेकर सत्यवती और इसलिए अभागा नवकुमार छोटे लड़के के साथ नीचे। इस बंदोबस्त के होते होते अचानक आंधी आई और सब तहस नहस हो गया। बेटे की बहू के साथ सत्यवती का घर करना नहीं हो सका। उस आंधी के बाद के घर को देखा है तो नहीं स्वर्ण ने, इसलिए वह आंखें फैलाकर उन खोए दिनों को खोज रही थी। वह रही वह ताक जिस पर स्वर्ण की स्लेट किताब रहती थी, अब भी वही है। धक से हो उठा कलेजा, लेकिन समझा अब यह नए अधिकारी की है। स्वर्ण क्या अपनी किताब वहीं रखने के लिए फिर से इस घर में कोई ताक खोज लेगी? कहेगी, मेरी माँ, तुमने जो चाहता तुम्हारी स्वर्ण वही हुई, किंतु उसकी जिंदगी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। फर्क इतना है कि तुमने संसार को छोड़ दिया और स्वर्ण को संसार ने छोड़ दिया। लम्हे की नज़र में स्वर्ण ने इतना सोच गई। केवल जब चंपा भानु कानू से आ टकराई तो सुधीर बाला ने कहा, चलो चलो ननद जी। स्वर्ण उठ पड़ी। बोली, तुम ही बहू हो क्यों? फिर पूछा, बाबूजी हठात कहाँ चले गए? सुधीर बाला को समझना बाकी नहीं था कि वह कहाँ गए। फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं जानती। स्वर्ण अवाक, बेटी आई है इसलिए बाबूजी लपक कर मिठाई लाने तो नहीं चले गए? अजीब है, ठीक से देखा भी नहीं बेटी को। अब इस पराई बेटी से बोलना होगा, उसके मन की अवस्था अनुकूल नहीं। इन दो अनपहचानी आंखों के सामने अपना दैन्य लिए बहू ने फिर आग्रह किया, मुँह हाथ धो लो ननद जी। स्वर्ण ने उस पर कान नहीं दिया। भैया कहाँ है? बहू मुस्कुराई। और कहाँ? कचहरी। अच्छा, भैया वकील हो गया? हाँ। और छोटे भैया? देवर जी, वो तो साहब है, रेल के दफ्तर के मजले साहब। बंगला नाम से काम नहीं चलता, इसलिए नाम रखा है SK बनर्जी। स्वर्ण का कलेजा सहसा हाहाकार उठा। पता नहीं क्यों, क्या वह इस घर के उस लड़के से ईर्ष्या करती है या कि उससे अपने व्यवधान के दुरत्व का ख्याल हो आने पर हृदय खां खां कर उठा। थोड़ा रुककर बोली, तो साहब लौटते कब हैं? हाय राम, वह क्या यहाँ रहते हैं? वे तो मुगल सराय में हैं, पहले बक्सर में थे। अंतिम शब्द पर स्वर्ण ने ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग पर मुगल सराय धक्का देता रहा। मुगल सराय वह काशी के बहुत निकट है, यानी छोटे भैया इस समय माँ के अत्यंत निकट है। निश्चय माँ छोटे भैया को छोड़ नहीं सकती। इस लड़की से और बात करने को जी नहीं चाहा। बोली, मैं छत पर जा रही हूँ। छत पर? बहू अवश्य वाक हुई। छत पर किस लिए? यूं ही। तो चलो, यह रही सीढ़ी। मालूम है। स्वर्ण तीखे स्वर में बोली, मालूम। वह सीढ़ी से ऊपर चली गई। सुधीर बाला अप्रतिभ सी खड़ी रह गई। साथ में ही गुस्सा भी आया। मजे में सब चल रहा था, अचानक यह क्या विपदा आ गई, और यह विपदा ठीक सामयिक भी नहीं लगती। क्या पता कंधे पर क्या लदने वाला है। और मुंह बनाए पति के इंतजार में खड़ी रही। समय हुआ है। पहनावे में लंबा काला अचकन, गले में मुड़ी चादर, धोती, पैरों में जूता मोजा। वकील बाबू के आने में साधन साझेदारी की किराए की बग्घी से घर लौटा। मोड़ पर उतरा। गाड़ी दूसरी ओर मुड़ गई। रोज की आदत के मुताबिक उतरते ही एक बार घर की ओर ताक ले, और ताकते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। छत पर कौन खड़ी है? ये किनारे के घेरे से काफी ऊंचाई पर मुंह
सिर खुला हुआ, बाल बिखरे। सुधीर बाला? सुधीर बाला क्या उतनी लंबी और उतनी गोरी है? और फिर सुधीर बाला इस समय छत पर हवा खाने जाएगी? लगता है कोई घूमने आई, लेकिन कौन? खैर, हाथ में पत्रा। फिर मंगलवार से क्या मतलब है? तेजी से घर आया, देखा स्त्री सामने ही मुंह बनाए बैठी है। स्वर्ण का बड़ा भाई साधन अवाक हो गया। कोई घूमने आई है तो सुधीर बाला मुंह बनाए क्यों बैठी रहेगी? लख, छत पर कौन है? किनारे खड़ी है, घूंघट उखड़ा, बाल खुले। घूंघट उखड़ा, बाल खुले। सुधीर बाला का कलेजा कांप उठा। यह क्या, पागल तो नहीं है या हठात पागल हो गई? वही तो शायद इसलिए ही ससुराल के लोग यहाँ उतार कर चले गए। अब साधन ने फिर एक बार पूछा। बोलो तो कौन आई है? सुधीर बाला ने निश्वास छोड़कर कहा। कौन आई है फिर सुनना। फिर सुनूंगा मतलब? फिर सुनना या तो छलता। पति को सुनाने के लिए तो वह तड़प रही थी, इसलिए मानो कहे बिना नहीं चला। तुम्हारी बहन आई है। बहन माने कौन बहन? कौन बहन? उसकी गले से अचरज मानो टपक टपक कर गिरने लगा। सुधीर बाला भी चलाक लड़के रुक रुक कर परोसने लगे। बहन? बहन तुम्हारी है ही कितनी? एक ही तो है, वही बहन। वही बहन मानी यानी सुवर्ण? हाँ। बहुत बहुत दिनों से अनदेखी बहन के आगमन का सुनकर साधन में खुश के बजाय डर ही गया। शंकित होकर बोला, एकाएक? एकाएक ऐसे क्यों आई? क्यों क्यों यह कैसे बताऊं? आते ही धड़धड़ाकर छत पर चले गए। बाबूजी नहीं है? अर्थात बेटी को देख कर गए हैं। कहाँ? नहीं जानती, हो सकता है फूफी के यहाँ। देखते ही तो चल दिए। साधन खींचा, बोला बाबूजी के तो बस यही है। वह चिंतित हुआ। आई है किसके साथ? नहीं जानती, देखकर नहीं, दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आते ही छत पर। ईश्वर जाने, 7 बार तो कहा हाथ मुँह धो लो, नहीं छत पर जाऊंगी। अन्नो कहाँ है? उसे बुला लो। अन्नो भी तो उनके पीछे पीछे छत पर गई। मैंने बताया ना, फुआ है। बुलाओ बुलाओ, दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? कौन बुलाएगा? अन्नो को ही बुलाओ। तुम ही पुकार, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकूंगी। फुआ? फुआ से इतनी क्या बात हो रही है? साधन ने ऊब जाहिर की। किंतु साधन की बेटी ने एकाएक फुआ को बड़ा पसंद कर लिया। धीरे से उसका बदन छूकर बोली, तुम फुआ हो? फिर क्या जाने कैसे मेल हो गया। यह स्वर्ण से एक के बाद एक दूसरा प्रश्न करती जा रही थी और स्वर्ण जवाब देती जा रही थी। स्वर्ण संभवतः ऐसा ही कुछ चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि अपनी बात इस शिशु मन के सामने कहना कितना सहज हो रहा था। सौदामणि उसी क्षण आ नहीं सकी। बात का दर्द बढ़ गया है, कमर के दर्द से उठ नहीं सकी। कहा, तू चल, मैं आती हूँ। साधन अवश्य फूफी का नहीं, बाप का इंतजार कर रहा था। बोला, आप बिना कुछ पूछे ताचे कहाँ चले गए थे? नव कुमार ने स्वयं का समर्थन किया। पूछना क्या था, समझ ही तो गए। कुछ कर आके आई है। झाड़ बास का गुण जाने को है। खूब समझ रहा हूँ, कुछ हो उठा है। स्वर्ण इस घर में दुर्लभ थी। वह मानो कुछ विषमता के आधार में एक अंश परम मूल्यवान रतन थी, किंतु सहसा उसका दाम घट गया। विताड़ित होकर पनाह जो लेने आई, अपना सब मूल्य खो बैठी। विविधा की मूर्ति बन गई वह। छत से स्वर्ण को बुलवाकर नव कुमार ने पूछा, एकाएक यूं चली आई? नजर उठाकर एक बार बाप की ओर ताककर स्वर्ण शांत स्वर में बोली, चली तो नहीं आई, उन लोगों ने निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? स्वर्णलता ने कहा, यूं ही, आसानी से हो गया। बोले, बच्चे हमारे वंशधर हैं, ये हमारे पास रहें, तुम अपनी बेटी के साथ जाकर नहर में रहो। मैंने कहा, सभी यहीं रहे, बेटी भी तुम ही लोगों की है। फिर क्या? गाड़ी बुलवाई, बक्से को ऊपर रखवाया, आप खुद भी गाड़ी पर चढ़ा और मुझे यहाँ उतार कर चला गया। नव कुमार ने धीरज से सब सुना। अंत में शोभ और क्रोध के मिश्रण से बना एक प्रश्न किया, तू झट अंदर आ गई? समझ नहीं सकी ये त्याग करना है? समझ क्यों नहीं सकी? उन लोगों ने तो कह सुन करी। तो रो धोकर कह नहीं सकी कि बच्चों को छोड़कर मैं रहूंगी कैसे? स्वर्ण ने व्यंग और शोभ मिला एक प्रश्न किया। छोड़कर नहीं रह सकूंगी, इस बात का कोई अर्थ होता है? वह तो हंसी की बात है। नव कुमार ने क्षण भर के लिए सिर झुका लिया और सदा से बोले, पर भविष्य की बात तो सोचनी है। सोचकर तो सचमुच ही क्या कोई कुछ कर सकता है? बाबूजी शब्द उसके मुंह में आते आते भी नहीं आ सका। अनायास ही मुंह में ही मानो अटक गया। कितनी ही लड़कियां अचानक विधवा भी तो हो जाती हैं। राम राम, नव कुमार ने क्रुद्ध होकर से कहा, जो मुंह में आया वही कह बैठी। आश्चर्य, कहाँ पड़ी है माँ और कहाँ रही बेटी? स्वभाव देख रहा हूँ एक ही साँचे में ढलाए। यह बात तुमने जबान से निकाली कैसे? सच कहने में झिझक क्यों होने लगी बाबूजी? अब की संभवतः जबरन ही बाबूजी शब्द का उच्चारण किया स्वर्ण ने। मुझे यहाँ रहने देने होगा, यह सोचकर आप डर रहे हैं बाबूजी? नव कुमार विचलित हो उठे, उनकी आंखों में आंसू छलक आए।
उसी मौके से साधन बोल उठा, डरने की बात नहीं, लेकिन अचरज तो हो रहा है। जिन लोगों ने इतने वर्षों में कभी नहीं भेजा और अचानक। तब तक बाप के घुटने के नीचे से अन्नू बोल उठी, फुआ की सास के पैसों की कमी हो गई, इसलिए बोली बहुए कुछ दिन अपने अपने नहर में रहे, मेरा खर्च कम होगा। इस पर फुआ ने कहा नहीं जाऊंगी। इसी पर लोग बिगड़ उठे, बोले तो चली जाओ, हमारे यहाँ नहीं रहना होगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर राजी होने में नुकसान क्या था? साधन ने कहा, कोई बुरी बात तो नहीं, कुछ दिन घूम घाम जाती। नव कुमार बोल उठे, हाँ अच्छा ही तो है, खुशी खुशी चले आती, इसी बहाने कुछ दिन रहना हो जाता। किसी बहाने कुछ पा जाने का लोभ मुझे नहीं है बाबूजी। नव कुमार चौंक उठे। उन्हें बात कैसी नई सी तो नहीं लगी, या नई भी नहीं, सिर्फ भूले हुए एक सुर जैसा। स्वर्ण की माँ सत्यवती भी ऐसे ही सुर में बोला करती थी, किंतु भी समय संगीन। खोए हुए सुर के लिए सिर खपाने का समय नहीं। जो लड़की उनके लिए प्राय मर ही गई है या बिल्कुल अपरिचित है, उस लड़की को एकाएक यह कहना सख्त ही तो है, ठीक है तू सदा मेरे यहाँ मेरा कलेजा जुड़ाए रहे। क्या जाने इसकी रीति प्रकृति क्या है, उन लोगों ने क्यों इस प्रकार से निकाल दिया, कुछ तो मालूम नहीं। फिर बाप ठहरे, बेटी का हित अहित भी तो देखना है। बेटा अगर बिगड़कर पति का घर छोड़ आई हो तो? दूसरी बहुओं ने क्या कहा? नव कुमार ने विचलित स्वर में, दूसरी बहुओं ने? और बहुएं तो मैके जा पाए तो मान मर्यादा का ख्याल हो, तब तो। जितनी मान मर्यादा सब तुम्हें है, क्यों बेटी? मानो माँ की मानो बेटी हो। माँ एक घर को चौपट किए बैठी है, अब बेटी। नव कुमार हठात चुप हो गए, हठात मुंह फेर लिया, शायद आंखें छिपाने के लिए। साधन को ऐसी भाव प्रवणता पसंद नहीं। वह बोल उठा, वह सब छोड़िए बाबूजी, बात यह है कि इसका कोई किनारा करना है या नहीं, है या नहीं कि माने? करना ही पड़ेगा। उन लोगों ने कहा छोड़ दिया और छोड़ गए, यह भी कोई बात हुई? उनके यहाँ जाकर नाक कान मलकर माफ़ी मांगनी होगी, नाक कान रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी। धातु का कोई पात्र मानो बोल उठा, यह कैसा गला, कितना भयानक। यह स्वर तो नवकुमार का बहुत ही परिचित है। गजब, लड़की तो माँ जैसी ही बन बैठी, क्यों अपने भाइयों जैसी नहीं हो सकती? किंतु उसका बोझा ढोने की शक्ति नव कुमार की नहीं है, इसलिए वह तरल होने की चेष्टा करके बोले, सो तो करना ही होगा, आखिर ससुराल है। माँ जैसा नाटक नावल पढ़ने का खूब अभ्यास हुआ है शायद, इसलिए मान मर्यादा का इतना ज्ञान है। ऐसी बुद्धि को प्रेशर नहीं देना चाहिए। 2-4 दिन रह जा, मैं खुद जाकर तेरी सास को समझा बुझाकर तुझे वहाँ रखाऊंगा। मैं तो अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी बाबूजी, स्वर्ण ने शांत स्वर में कहा। साधन की स्त्री सुधीर बाले ने इन बातों के बीच में ही झटपट जलपान का इंतजाम कर लिया। कचहरी से लौटे पति के लिए भी और आगंतुक ननद के लिए भी झकमक करती 2 रकाबियों में लाकर उसने दोनों के सामने रख दी। पहले आसन लगाया, फिर ले आई पानी का गिलास। ससुर इस समय नहीं खाते, उनके लिए जरूरत नहीं। स्वर्ण ने रकाबी की ओर ताका। बड़े बड़े 2 रसगुल्ले, 2 इमरती और 2 नमकीन। सहसा वह हंस उठी, जोर से हंसकर बोली, क्यों बहू, विदाई का संकेत? वाह, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। नव कुमार ने बहू की ओर निहारा। गृहिणी के घर की गृहिणी, डरना ही पड़ता है कुछ, इसलिए झट बोली, यह कैसी बात स्वर्ण, कितने दिनों बाद आई हो, मुँह मीठा नहीं करोगी? कड़वी हंसी हंसकर स्वर्ण बोली, बहुत तो क्या बाबूजी, यह रसगुल्ला तो गले में नहीं धंसेगा, आप बल्कि एक बग्गी बुला दीजिए। नव कुमार ने हड़बड़ा कर कहा, गाड़ी बुला दूं? माने मैं तुम्हें क्या आज ही छोड़ दूंगा? अभी अभी सौदा दी आएंगी। अरे तेरी फुआ याद है ना, भूल गई, बात हो गई है, मालिश करा रही थी, बोली तुरंत आ रही हूँ। आज नहीं, कहा तो 2 दिन रह जा, उसके बाद तुझे साथ लेवा जाऊंगा और नाक रगड़ कर तुझे 2 महीने के लिए लाने की अनुमति लूंगा। किंतु स्वर्ण का क्या अचानक बहरी हो गई, यह बात सुनी ही नहीं सकी, इसलिए कातर कंठ से बोलती, भैया एक गाड़ी बुला दो। अब शायद साधन संकुचित हुआ, बोला आज इसी वक्त जाने की क्या पड़ी है, बल्कि आज मैं एक बार उनके यहाँ जाकर। साधन की बात पूरी नहीं हुई, अन्नो एक और खड़ी होकर बोली, नाहक क्यों कहते हो बाबूजी, हुआ मर भी जाए तो ससुराल नहीं जाएगी। गुस्से के मारे साधन ने चटाक से बेटी के गाल पर एक छाटा जमा दिया। कहा नहीं जाएगी, तुम्हारे कानों में कहा है, पाजी लड़की, आह उस दूधमयी बच्ची को खामखा। नव कुमार बोल उठे, ये कूट चाल की बातें छोड़ो, भैया के साथ बैठकर खा ले, तेरे उसी नोनी की दुकान के रसगुल्ले हैं, बचपन में जिसके लिए तेरी लाड टपकती थी। नोनी के नाम से स्वर्ण नर्म पड़ सकती थी, बचपन के उल्लेख से कोमल हो सकती थी, मगर किस बात से क्या जो होता है। हठात स्वर्ण लेता खा एक कांड कर बैठी।
वह झट बैठ गई और दीवार से अपने कपाल को ठोकते हुए बोली, क्यों क्यों तुम सब लोग मेरा अपमान क्यों करोगे? क्यों क्यों? भीतर की अव्यक्त यंत्रणा को प्रकट करने की कोई भाषा ढूंढने ना पाकर स्वर्णलता अपने इतने दिनों के विवाहित जीवन के सारे पूंजीभूत प्रश्नों को इस एक शब्द में व्यक्त करना चाहने लगी। शायद सिर्फ वही नहीं, सारे अवरुद्ध नारी समाज के विरुद्ध प्रश्न की मुक्ति देने की दुर्दमियान वासना है ये, जहाँ हर कोई सही रास्ता नहीं पाकर एक उन्मत्त चेष्टा से सिर पीटकर मरती है। जहाँ सिर ठोकने का प्रतिकार नहीं, वहाँ लाखों लाख क्यों दौड़ दौड़ कर दम तोड़ रहे हैं। यह दृश्य नव कुमार नहीं देख पाया। अरे रे कहकर नव कुमार ने उसे पकड़ लिया। साधन ने पानी लाकर कपाल पर छींटा मारा। घूंघट काटकर सुधीर वाला पंखा झलने लगी और झुकी कमर लिए इसी वक्त सौदामिनी आकर खड़ी हुई।